नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले समाजशास्त्र के विकास को लेकर संवाद किया जाएगा। विकास में हम सबसे पहले पश्चिम में किस तरीके से समाजशास्त्र पनपा, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। पश्चिम के बाद में भारत में ऐसी कौन-कौन सी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी, जिसकी वजह से यहाँ पर समाजशास्त्र फलीभूत हुआ, जिसके बाद में समाजशास्त्र के मीनिंग्स को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। फिर हम समाजशास्त्र की विशेषता पढ़ेंगे और फिर फाइनली समाजशास्त्र के जो प्रतिस्थापक जनक हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। क्लास को पूरी तरीके से देखना है, सुनना है। मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ कि एक बार ही क्लास को अच्छे से देख लो, बार-बार देखने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, हमारी कुछ फीमेल घर का काम कर रही हैं, चाहे आप घूम रहे हो, ईयरफोन कानों के लगा लो। अगर आपने एक बार आवाज को भी सुन लिया, तभी भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माँ शारदा की कुछ ऐसी कृपा है मेरे ऊपर, ठीक है ना? फिर जिसके बाद में मेरे इष्ट देव हनुमान जी को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। देखो, इससे संबंधित एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हम प्रबोधन काल और समाजशास्त्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा उसको मैं एक बार रिमाइंडर कर देता हूं, ताकि चीजें है ना, जो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, समय होता है 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और उस समय कुछ एक विचारक होते हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, पाइथागोरस। और जगह होती है यूनानी साम्राज्य। तो 5वीं 6ठी ईसा पूर्व इन चारों पांचों व्यक्तियों का बहुत ज्यादा दबदबा था। लोग इनके विचारों को फॉलो करते थे और इनके विचार है ना, वो कहीं ना कहीं लॉजिक से जुड़े हुए थे। इनके विचार कहीं ना कहीं नॉलेज से जुड़े हुए थे। इनके विचार कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़े हुए थे। तो आपको पता है कि 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 2500 वर्ष पहले जब कोई साम्राज्य को दिशा दिखाने वाला ऐसे व्यक्ति होंगे, तो स्वाभाविक है कि वो साम्राज्य दुनिया पर राज करेगा, दुनिया से तो आगे होगा ना। तो यूरोप उस समय बहुत ज्यादा फलीभूत था नॉलेज के क्षेत्र में। लेकिन भाई साहब, होता यूं है कि लगभग 1000 वर्ष बाद में, यानी 5वीं 6ठी शताब्दी में, इनके विचारों को भुला दिया जाता है। दोनों बातें अलग अलग हैं, 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और केवल 5वीं 6ठी शताब्दी, इनके विचारों को भुला दिया जाता है। तो यूनान और रोमन साम्राज्य है ना, वो नींदों में चला जाता है, आडंबर और पाखंडों से घिर जाता है। फिर एक समय आता है और उस समय अवधि होती है लगभग 1350 से 1550 के बीच, यानी 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी। फिर वहां के विचारक होते हैं और वो इस पर चिंता प्रकट करते हैं कि यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एक समय था 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब हमारे यूनान रोमन साम्राज्य है, ये राज करता था दुनिया पर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि उस स्थिति को वापस लेकर आना है। तो फिर उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, यानी सोए हुए लोगों को वापस जगाने के लिए जो प्रयास किया था, उसी प्रयास को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो पुनर्जागरण की घटना घटित हुई थी, उसके लिए 14वीं शताब्दी, फिर जिसके बाद में 15वीं शताब्दी और जिसके बाद में 16वीं शताब्दी। हालांकि ये लोगों को जगाने के लिए एक प्रयास था, लेकिन ये इतना सार्थक नहीं हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप ये बात भी सत्य है, अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो प्रबोधन काल अस्तित्व में नहीं आता। जगह वही होती है यूरोप, और समय अवधि होती है 17वीं और 18वीं शताब्दी, ठीक है। फिर वापिस एक आंदोलन हुआ, लेकिन पुनर्जन्म है ना, वो तो केवल विचारों से लड़ा गया था, और प्रबोधन काल है वो एक तरीके से धरातल की लड़ाई थी। इसके लिए प्रमुख घटनाएं, जैसे हम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की चर्चा करते हैं 1750 से 1760, फ्रांस की राजनीतिक की चर्चा करते हैं, राजनीतिक क्रांति 1789, अमेरिका की स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी बहुत बड़ी क्रांति थी, जो प्रबोधन काल की प्रमुख घटना मानी जाती है 1776 में। तो यूरोप में आमूलचूल परिवर्तन हुए। ये बात भी पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका, उस क्लास को आप जरूर देखना। वो क्लास देखोगे तभी ये क्लास आपके समझ में आएगी, ठीक है ना। यूरोप में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अगर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्रबोधन काल यूरोप में कहां हुआ, तो पश्चिमी यूरोप में हुआ।
और पश्चिमी यूरोप में भी जो प्रबोधन काल हुआ था ना, वो भाई साहब फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस में भी जो प्रबोधन काल हुआ था वो पेरिस में हुआ था। पेरिस में भी प्रबोधन काल हुआ था वो शैलूनों से हुआ था। ठीक है ना। तो इन सारे परिवर्तनों को एक व्यक्ति देख रहा था और उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर सेंट साइमन। ठीक है। तो सेंट साइमन के मन में ये विचार आया कि आखिर में ये जो इतना चेंजेस हुआ है, इस परिवर्तन के पीछे कारण क्या है। मैं इसका सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना चाहता हूं और अध्ययन करने के लिए एक विषय का निर्माण करना चाहता हूं और उस विषय का नाम होगा सोशल बायोलॉजी। ध्यान रखना, सोशल बायोलॉजी है ना, सोशल बायोलॉजी को सामाजिक जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो सेंट साइमन जिस विषय में इसका अध्ययन करना चाहते थे, डेट इज सोशल बायोलॉजी। हालांकि वो इस पर काम नहीं कर पाए क्योंकि साइमन उस वक्त तक काफी बूढ़ा हो चुका था। सेंट साइमन का जन्म हुआ था 1760 में। ठीक है। फिर सेंट साइमन ने अपने विचार आगस्ट काम्टे को बताए। उसने कहा, यार काम्टे, ऐसा है, मैं तो बुजुर्ग हो गया, लेकिन तू इस पर काम करेगा तो दुनिया तुझे युगों युगों तक याद करेगी। काम्टे ने कहा कि गुरुजी जो है क्या। फिर काम्टे ने फाइनली इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और काम्टे ने जिस सब्जेक्ट में यह काम स्टार्ट किया था उसे हम सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते हैं। फाइनली कुछ वर्षों बाद में काम्टे को पता चलता है कि ये जो मैंने टाइटल लिया है ना विषय का, इस टाइटल का उपयोग ऑलरेडी बेल्जियम का एक व्यक्ति क्वेटलेट कर रहा है। फिर उसके दिल को धक्का लगा। फिर फाइनली उसने 1838 में सोशल फिजिक्स से नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। ये लो साहब, इस तरीके से समाजशास्त्र है ना, जो हमारे अस्तित्व में आया था या इस दुनिया के अस्तित्व में आया था। कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आरपीएस स्कूल लेक्चरर की चर्चा करता हूं, उसमें एक प्रश्न था कि समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ था वो कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। उसमें एक 18वीं सदी भी ऑप्शन था, जिसके बाद में 19वीं सदी भी ऑप्शन था, 16वीं शताब्दी भी ऑप्शन में था और 17वीं शताब्दी भी ऑप्शन में था। 16, 17, 18, 19। अब कई बार कुछ विद्यार्थी यूं सोचते हैं कि 1838 में समाजशास्त्र का जन्म हुआ तो 18वीं शताब्दी होगी। ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, अगर हम किसी वर्ष को शताब्दी में काउंट करते हैं तो उसके आगे +1 करना पड़ता है, उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। जैसे हम 1838 की चर्चा करते हैं ना कि समाजशास्त्र का जन्म हुआ था 1838 में, तो 18 में +1 जोड़ना पड़ता है, तब ये शताब्दी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये शताब्दी होती है 19वीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2025 की चर्चा करते हैं, ठीक है, 2025 की चर्चा करते हैं, लेकिन ये जो सदी चल रही है वो कौन सी है, 21वीं है। तो 20 में हमें +1 करना पड़ेगा, तब जाके वो सदी में कन्वर्ट होती है या वो शताब्दी में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया था। और कई बार क्या जनरली कोई फोन कॉल्स आता है और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी समाजशास्त्र मेरा बहुत अच्छा है और मैं समाजशास्त्र में बहुत प्रकांड हूं। मैंने कहा चल ऐसा बता कि समाजशास्त्र का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ। 18वीं शताब्दी में हुआ गुरुजी। 18 में नहीं है, समाजशास्त्र का जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी में, 1838 में। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में समाजशास्त्र के विकास के बारे में कि समाजशास्त्र का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। बच्चा पैदा तो हो गया, अब बच्चा पैदा होने के बाद में धीरे धीरे उसका विकास होता है। साथियों, एक प्रश्न निकल कर आता है कि समाजशास्त्र का सबसे पहले अध्ययन और अध्यापन कौन से विश्वविद्यालय में किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका की एक विश्वविद्यालय है और उसका नाम है येल विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, सपना है कि जिस विषय ने मुझे इतना कुछ दिया, एक बार मैं उस विश्वविद्यालय की चौखट को चूमूं। कभी अवसर मिला तो जाऊंगा। तो अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को सबसे पहले पढ़ाया जाने लगा। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी और मैंने आपको एक बात बोली थी कि समाजशास्त्र रूपी बच्चे का जन्म तो हुआ है यूरोप में, लेकिन इसका जो पालन पोषण हुआ है ना, वो हुआ है अमेरिका में। पिछली क्लास में मैंने आपको नक्शे में भी बताया था, जैसे हम यूरोप की चर्चा करते हैं और यूरोप को हम 4 दिशाओं में वर्गीकृत कर लेते हैं। सबसे ऊपर उत्तर आ जाएगा, फिर उत्तर के बाद में दक्षिण आ जाएगा, फिर इधर ये पूर्व आ जाएगा और इधर ये पश्चिम आ जाएगा। ठीक है ना। और ये बात भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि यूरोप में सबसे पहले प्रबोधन काल कहां पे आया, पश्चिम यूरोप में, मतलब यहां पर कुछ फ्रांस है। ठीक है ना। और यूरोप के जस्ट पश्चिम में ही अमेरिका है। पिछली क्लास में मैंने आपको नक्शा बताया था कि यूरोप के जस्ट पश्चिम में क्या है, अमेरिका है। तो शुरुआत तो हो गई यूरोप में, लेकिन समाजशास्त्र कहां चला गया, अमेरिका में।
तो सबसे पहले समाज शास्त्र जो फलीभूत हुआ है ना, उसका पालन पोषण हुआ है, वो कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये उस कथन की पुष्टि करता है कि समाज शास्त्र रूपी शिशु का जन्म यूरोप में हुआ, लेकिन उसका पालन पोषण अमेरिका में हुआ। वो इसलिए हुआ, जन्मदाता यूरोप, लेकिन सबसे पहले पढ़ाना कहां पर आरंभ किया? अमेरिका में। और अगर हम समाज शास्त्र के सबसे पहले टीचर की बात करते हैं, समाज शास्त्र का जो सबसे पहला टीचर है ना, वो विलियम ग्राहम शमनर है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। विलियम ग्राहम शमनर की एक बहुत फेमस किताब है और उस किताब का नाम है जनरीति। ठीक है? और जनरीति को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉकवेज। और ये जनरीति कब लिखी गई थी? 1906 में लिखी गई थी। भाई साहब, ये प्रश्न सैकड़ों बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि फॉकवेज किसकी किताब है? मिस्टर विलियम ग्राहम शमनर की है। आपने पढ़ा होगा कि मिस्टर शमनर साहब है ना, इस किताब में संस्था के उद्विकास की बात करते हैं। ध्यान रखना, पढ़ा है प्रमोद पिछली क्लासेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैच में, पिछले नेट के बैच में, पीजीटी के बैच में बहुत बार मैं पढ़ा चुका। तो सबसे पहले संस्था के उद्विकास में शमनर यूं कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में क्या आते हैं? विचार। वेरी गुड, सबसे पहले विचार आते हैं, फिर विचार हैं जो किस में बदल जाते हैं? आदत में बदल जाते हैं। और आदत है जो किस में बदल जाती है? जनरीति में। विचार, आदत, जनरीति, और जनरीति है जो किस में बदल जाती है? प्रथा में। और प्रथा है जो किस में बदल जाती है? लोकाचार में। और लोकाचार है जो किस में बदल जाते हैं? संस्था में बदल जाते। सबसे पहले विचार, विचार के बाद में आदत, जनरीति, प्रथा, लोकाचार और संस्था। ध्यान रखना, संस्था क्या होती है? संस्था एक नियमों के अनुरूप बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक तरीके से कार्य करने की एक सिस्टम बोल सकते हैं संस्था। जैसे मेका पेज एक बात कहता है ना कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं लेकिन संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते। जैसे हम एक स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं, ढांचे की चर्चा करते हैं, हम एक मकान की चर्चा करते हैं। अब वो स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है। अब क्या हम उस बिल्डिंग को स्कूल या कॉलेज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, जब तक उसका संस्थात्मक रूप नहीं आएगा। मतलब नियम नहीं बनेंगे कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है, ऐसे परीक्षा पैटर्न होगा, मूल्यांकन की पत्ती ये होगी, ग्रेडिंग सिस्टम ये होगा, किस तरीके से आपको क्लासेस वगैरह, सिलेबस, पाठ्यक्रम वगैरह कंप्लीट करना है। तो जब नियम जुड़ते हैं ना, तो वो उसका इंस्टीट्यूशनल फॉर्म बन जाता है, यानी संस्थात्मक रूप बन जाता है। इसलिए हम नियमों में शामिल नहीं हो सकते, हम केवल समिति में शामिल हो सकते हैं। यहां पर शमनर एक बात कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में क्या आते हैं? विचार आते हैं कि मुझे कोई काम करना है। ध्यान रखना, व्यक्ति के मन में विचार आते हैं कि मुझे कोई काम करना है। फिर विचारों की पुनरावृत्ति होती है, करूं ना करूं, करूं या ना करूं। फिर फाइनली वो कहता है कि मुझे कर लेना चाहिए। तो विचार है जो किस में बदल जाते हैं? आदत में बदल जाते हैं। अब तक तो एक व्यक्ति के मन में विचार आए, फिर उसके विचार उसकी आदत बन गई, फिर और दूसरे लोग भी क्या हो गए? उसमें कनेक्ट हो गए और दूसरे लोग भी उसमें शामिल हो गए। तो सामूहिक पुनरावृत्ति हुई तो क्या हो गई? वो जनरीति हो गई। जब दूसरे लोग उसमें शामिल हुए तो एक तरीके से सामूहिक पुनरावृत्ति हुई, अतीत का अनुभव जुड़ा उसके साथ, मतलब लोगों को ऐसा करना अच्छा लगा, तो फाइनली वो क्या बन गई? प्रथा बन गई। अब जब प्रथा में समूह कल्याण की भावना जुड़ी, तो समूह कल्याण की भावना जुड़ी तो वो लोकाचार बन गए। और जब लोकाचार में एक स्ट्रक्चर बना, एक नियमावली बनी, दैट इज इंस्टीट्यूशन, वो क्या बन गई? संस्था बन गई। पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि संस्था के उद्विकास में ये जो चरण है ना, इन चरणों को स्पष्ट करो कि कौन से चरण के बाद कौन सा आता है। एक बार अभी लेटेस्ट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका खंडन आसानी से नहीं किया जा सकता या किसका उल्लंघन आसानी से नहीं किया जा सकता। तो उसमें था लोकाचार। लोकाचार को बोलते हैं मोर, MORE। ठीक है ना? लोकाचार का खंडन आसानी से नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जाता कि अब तक तो विचार केवल एक व्यक्ति के थे, फिर आदत उसी की थी, फिर जनरीति में थोड़े बहुत लोग जुड़े, फिर और ज्यादा लोग जुड़े तो प्रथा बन गए, प्रथा में बहुत सारे लोग जुड़े तो वो क्या बन गए? लोकाचार। एक व्यक्ति की बात को झुठलाया जा सकता है लेकिन बहुत सारे और लगभग सभी व्यक्तियों की बात को झुठलाया नहीं जा सकता। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना इसमें, दैट इज मोर, वो लोकाचार होता है। ठीक है, तो मुद्दे पर आ जाओ। देखो भाई, ऐसा है
बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी आपका समाजशास्त्र इतना अच्छा क्यों हुआ। अब मुझे पता नहीं अच्छा है या नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे आती है, लेकिन ये थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे ऐसे ही प्राप्त हुई है। कोई भी शब्द आता है ना, उसके बारे में मुझे पूरा एबीसीडी पढ़ना अच्छा लगता है। एक शब्द आ गया पूरा पढ़ लो, फिर देखो धीरे धीरे आपकी भी कमांड हो जाएगी विषय पर। तो सबसे पहले जो पहला अध्यापक था वो शमनर था। और ध्यान रखना, समाजशास्त्र का जो पहला विभाग बना था ना, वो शिकागो विश्वविद्यालय में बना था। और ये शमनर साहब है ना, ये शमनर भाई साहब येल विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी पढ़ाने का काम करते थे। ठीक है, सबसे पहला विश्वविद्यालय येल विश्वविद्यालय, सबसे पहला टीचर शमनर, और सबसे पहला समाजशास्त्र का विभाग शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो भी कहां है? अमेरिका में है। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया। ठीक है। और हाँ, सबसे पहली कोई पत्रिका है समाजशास्त्र को लेकर, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। और सबसे पहला अगर समाजशास्त्र का कोई परिषद बना तो वो परिषद था अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद, जो कब अस्तित्व में आया था? 1905 में आया था। अब आप देखो, आपके उस कथन की सत्यता सिद्ध हो रही है ना, कि समाजशास्त्र रूपी बच्चे का जन्म यूरोप में हुआ है लेकिन पालन पोषण अमेरिका में। वो इसीलिए हुआ था, माँ ने बच्चे को जन्म तो दे दिया यूरोप में, लेकिन उसको पालन पोषण किया था ना, वो अमेरिका ने किया था। आज भी जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, मैं साइकोलॉजिस्ट इसलिए बोलता हूं कि मीड, ब्लूमर, गॉफमैन, है ना, जॉर्ज सांताना, ये सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट ही है, ये वाक्यवादी विचारक हैं। ठीक है ना। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी 1905 में आया। फिर जिसके बाद में वापस समाजशास्त्र कहां चला गया? यूरोप में चला गया। मैंने आपको एक बात बोली थी कि यूरोप से अमेरिका गया, और अमेरिका से काफी बाद में वो कहां पे आया था? वापस यूरोप में आया था। अब देखो साहब, 1876 और 1889 कितना अंतर है? नौ 4 13 साल बाद में फिर वापस फ्रांस में स्टार्ट हुआ है। तो और ये फ्रांस कहां है? फ्रांस यूरोप में है। और फ्रांस से दो महान विचारक ताल्लुकात रखते हैं। एक तो हमारे आगस्ट काम्टे साहब, मेरे भगवान, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, वो फ्रांस से ताल्लुकात रखते हैं। इमाइल दुर्खिम साहब, वो भी फ्रांस से ताल्लुकात रखते हैं। जन्म देने वाले पिताजी, उसी के देश में समाजशास्त्र 1889 में पढ़ाया गया था, यानी अमेरिका के बाद में। और इंग्लैंड, वो भी यूरोप में ही है, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन है ना, जो 4 देशों का समूह है। पिछली क्लासेज में मैंने बताया था कि अमेरिका की क्रांति है हुई थी 1776 में। ग्रेट ब्रिटेन भी कहां आता है? पश्चिमी यूरोप में आता है, और पश्चिम यूरोप के जस्ट बगल में अमेरिका है। ठीक है ना। तो ये 4 देशों का समूह था ना ग्रेट ब्रिटेन, जो अमेरिका सहित 13 औपनिवेशिक देशों पर दादागिरी करता था। जैसे हमारे देश में इनकी कॉलोनियां थी, दादागिरी करता, तो फाइनली 13 देशों सहित अमेरिका ने बगावत कर दी, तो पेरिस शांति समझौते में उनको मान्यता दे दी। ठीक है ना। तो इंग्लैंड में, यानी यूरोप में, फ्रांस के बाद में जो समाजशास्त्र का परिचय हुआ, वो साथियों किसने कराया था? मिस्टर जे.एस. मील ने कराया था, जॉन स्टुअर्ट मील ने। ध्यान रखना। और जॉन स्टुअर्ट मील की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। पिछली क्लासेज में मैंने आपको, जैसे हम लेवियाथन की चर्चा करते हैं ना, लेवियाथन है हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लॉक, रूसो और हाब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है ना। कॉमन सेंस, ये है थॉमस पेन की। पिछली क्लास में अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो अच्छे से देख लेना पिछली क्लास, तब तक आगे मत बढ़ना जब तक पिछली क्लास कंप्लीट ना हो। ठीक है ना। तो जे.एस. मील ने इंग्लैंड वासियों को समाजशास्त्र से परिचय करवाया था। और ध्यान रखना, एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर साहब। हर्बर्ट स्पेंसर साहब भी कहाँ के थे? डर्बी इंग्लैंड के थे। ठीक है। और ये जे.एस. मील साहब है ना, इन्होंने सुझाव दिया था कि ये जो सोशियोलॉजी है ना, ये 2 भाषाओं की क्या है? अवैध संतान है। तो इसीलिए सोशियोलॉजी का जो नाम है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? इथोलॉजी, यानी आचरण शास्त्र या आचार विज्ञान, जिसे हम नैतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर मिस्र की चर्चा करते हैं। मिस्र में समाजशास्त्र 1924 में, और स्वीडन में समाजशास्त्र हुआ था 1947 में। समाजशास्त्र का जनक आगस्ट काम्टे हो गया, और समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, ये बात भी आगस्ट काम्टे ने कही है। समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। मैं लिख देता हूं, एक बात और कही है कि समाजशास्त्र है ना, जो व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, ये बात भी किसने कही है? आगस्ट
काम्टे ने। तो भाई साहब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ प्रबोधन काल के बाद में, और पश्चिम में समाजशास्त्र इस तरीके से विकसित हुआ। एक बार मैं फिर रिमाइंडर कर देता हूं, आंख बंद करके पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके आवाज को सुनना। सबसे पहले समाजशास्त्र पढ़ाया गया था अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में 1876 में। जो सबसे पहला शिक्षक था समाजशास्त्र का वो था विलियम ग्राहम समनर। विलियम ग्राहम समनर की एक किताब थी जिसका नाम था फोकवेज, ठीक है ना। और जिसके बाद में समाजशास्त्र का पहला विभाग बना था वो बना था भाई साहब शिकागो विश्वविद्यालय में 1892 में। समाजशास्त्र की पहली पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी 1892। जिसके बाद में समाजशास्त्र का जो पहला परिषद था वो था अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद, वो बना था 1905 में। फ्रांस में समाजशास्त्र की जो पढ़ाने की शुरुआत हुई थी 1889 में। जन्म तो 1838 में ही हो गया था, लेकिन जो पढ़ाया गया था वो 1889 में। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का परिचय कराने वाला व्यक्ति था मिस्टर जे.एस. मिल 1849 में। फिर इंग्लैंड में जो अध्ययन प्रारंभ हुआ था ना वो 1907 में हुआ था। मतलब इंट्रो तो करवा दिया था 1849 में, लेकिन एकेडमिक लेवल पर उसका जो टीचिंग है वो बहुत बाद में हुआ है, यानी 1907 में हुआ है। फिर जिसके बाद में मिस्र में 1924 में, स्वीडन में हुआ था 1947 में। और आगस्ट काम्टे समाजशास्त्र का जनक है। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, आगस्ट काम्टे ने कहा है। समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, ये बात भी किसने कही है? मिस्टर आगस्ट काम्टे ने कही है। ये लो साहब, अब यहां कम से कम 50 से 60 प्रश्न बनकर तैयार होते हैं। आ गया समझ में? देखो समाजशास्त्र का जो पहला अध्यापक था ना, वो पहला अध्यापक तो था मिस्टर विलियम ग्राहम समनर, ठीक है, जिसकी किताब थी फोकवेज। लेकिन समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान बनाने का जो दर्जा दिया जाता है ना, वो मिस्टर इमाइल दुर्खिम साहब को दिया जाता है। जिसके बाद में समाजशास्त्र की जो पहली पत्रिका निकल कर आती है। देखो समाजशास्त्र के जब हम संप्रदायों की चर्चा करते हैं ना, तो समाजशास्त्र के दो संप्रदाय हैं, ठीक है। एक तो है समाजशास्त्र का औपचारिक संप्रदाय, है ना, समाजशास्त्र का औपचारिक संप्रदाय, और जिसके बाद में दूसरा है समाजशास्त्र का समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक है। साथियों ये जो औपचारिक है ना, इस औपचारिक को हम स्वरूपात्मक भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये जो औपचारिक है ये औपचारिक को हम स्वरूपात्मक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो समन्वयात्मक वाले हैं ना, ये समाजशास्त्र को एक जीवधारी के समान मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जिस तरीके से मानव का शरीर होता है, मानव के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं और प्रत्येक अंग के अलग अलग फंक्शन होते हैं, प्रत्येक अंग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोई एक अंग डिस्टर्ब होता है तो पूरा का पूरा शरीर है जो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम समन्वयात्मक की चर्चा करते हैं तो एक तो दुर्खिम आ जाएगा, है ना, समन्वयात्मक संप्रदाय में एक तो दुर्खिम आ जाएगा, दूसरा हाउस आ जाएगा, ठीक है, तीसरा गिन्सबर्ग आ जाएगा, और चौथा है ना वो इसमें सोरोकिन आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रख लेना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि समन्वयात्मक संप्रदाय से ताल्लुकात रखने वाले विचारक दुर्खिम, हाउस, गिन्सबर्ग और सोरोकिन। वही साथियों अगर हम फॉर्मूले की चर्चा करते हैं या स्वरूपात्मक की चर्चा करते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, और उस फॉर्मूले का नाम है टीवी पर MBBS। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का जन्मदाता मैं स्वयं हूं, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया है। टी का मतलब टॉनिज होता है, वी का मतलब वीरकांत होता है, पी का मतलब पार्क होता है, आर का मतलब रोक्स होता है, एम का मतलब मैक्स वेबर होता है, बी का मतलब बोगल होता है, फिर बी का मतलब बानवीज होता है, और एस का मतलब शिमेल होता है, ठीक है ना। तो इसके जो फाउंडर थे ना, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो फाउंडर थे वो मिस्टर जॉर्ज शिमेल थे। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में संबंधों के स्वरूपों की बात कौन करता है, तो वो जॉर्ज शिमेल करता है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लेटेस्ट जो हुआ है इसमें प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, वो दुर्खिम साहब को क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने कहा कि हम सोशियोलॉजी को एक वैश्विक विज्ञान के रूप में अप्लाई करते हैं। मतलब इन्हें अकादमिक समाजशास्त्री भी बोला जाता है। कई जगह आपने पढ़ा होगा कि मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, इनको अकादमिक समाजशास्त्री भी बोला जाता है। इनका कहना था कि जिस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट, मतलब जिस तरीके से विज्ञान के सब्जेक्टों का एक अलग विषय वस्तु होती है, उसी तरीके से हमारे सोशियोलॉजी की भी अलग विषय वस्तु होनी चाहिए।
दुर्खिम साहब ने विषय वस्तु के अंतर्गत ये सामूहिक प्रतिनिधानों की भी बात करते हैं, ये सामूहिक तथ्यों की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी निकल कर आता है कि समाजशास्त्र को वैश्विक विज्ञान के रूप में अगर किसी ने दर्जा दिलवाने का प्रयास किया था तो वो मिस्टर इमाइल दुर्खिम साहब हैं। समाजशास्त्र के स्कोप की चर्चा करते हैं। इसके दो स्कोप हैं, एक तो स्वरूपात्मक, एक समन्वयात्मक। ये बहुत मोस्ट प्रश्न बनकर तैयार होता है कि समाजशास्त्र के टाइटल को लेकर पहली पुस्तक कौन सी थी। तो ध्यान रखना, टाइटल को लेकर पहली पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जबकि कब लिखी गई थी? 1873 में लिखी गई थी। ये बहुत फेमस किताब है। कई जगह कंफ्यूजन भी है, कई जगह ये 1873 है ना, इसकी जगह 1877 भी दे रखा है ना। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यूपी पीजीटी 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1873 किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। तो 1873 ही मानना, क्योंकि अगर कभी इस पर आपत्ति हुई तो हम यूपी पीजीटी 2021 वाले प्रश्न का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इनका एक साव्यवी सिद्धांत बहुत फेमस है। ठीक है, साव्यवी सिद्धांत यूं कहता है कि जिस तरीके से शरीर के फंक्शन होते हैं उसी तरीके से समाज के फंक्शन होते हैं। मतलब इन्होंने समाज की तुलना शरीर से की है, जीवधारी शरीर से। यही इनका ऑर्गेनिक थ्योरी कहलाता है। और वृषटन पत्ती का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? मिस्टर मैक्स वेबर ने किया है। ये जो वृषटन पत्ती है ना, ये साथियों स्थिति विज्ञान की बात करता है। ठीक है, वृषटन पद्धति स्थिति विज्ञान की बात करता है। मतलब यही वृषटन पत्ती यूं कहती है कि किसी शोधकर्ता को अगर वो कहीं किसी फील्ड में अध्ययन कर रहा है तो अपना जो इंडिविजुअल कंटेंट है ना, अपने जो व्यक्तिगत विचार हैं, उनको साइड में करना है और तटस्थ रहकर जिस सिचुएशन में अध्ययन करना है उसी सिचुएशन के अनुसार उसको खुद को ढालना पड़ेगा। वृषटन पत्ती। जैसे हम चर्चा करते हैं, एक जनजाति है मसाई जनजाति, अफ्रीका की मसाई जनजाति। और मसाई जनजाति वाले लोग जब किसी का स्वागत करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं। अब वो सारी चीजें हमें भले ही बुरी लग सकती है, लेकिन भाई वो उन लोगों के कस्टम है। तो वृषटन पत्ती यही कहता है कि तुम अपने नजरिए से मत देखो उन चीजों को, तुम मसाई जनजाति के नजरिए से देखो। जैसे हम एक्सकिमो लोगों की चर्चा करते हैं, एक्सकिमो लोगों में एक तो फीमेल इन्फेटिसाइड पाया जाता है, एक वाइफ लैंडिंग पाया जाता है। फीमेल इन्फेटिसाइड का मतलब होता है कि वो लोग जब कोई बच्ची पैदा होती है ना, छोटी बालिका पैदा होती है, उसको वो मार देते हैं, शिशु बालिका हत्या। और वाइफ लैंडिंग का मतलब होता है कि प्लेजर के लिए, मौज मस्ती के लिए एक दूसरे की जो लाइफ पार्टनर है उनको वो लोग शेयर करते हैं। वृषटन यही कहता है कि तुम इसको अपने नजरिए से मत देखो, तुम उन लोगों के नजरिए से देखो, दैट इज वृषटन। ठीक है, ये एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि वृषटन पत्ती है ना, वो किससे ताल्लुकात रखता है? तो ये जर्मन आइडियोलॉजी से ताल्लुकात रखता है, क्योंकि मिस्टर बेवर साहब कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। आ गया। फिर जिसके बाद में समाज की तुलना शरीर से की है, हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान रखना, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को जीवधारी शरीर के समान माना है और समाज को 4 भागों में बांटा है मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर ने। सबसे पहले सिंपल सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी को बोलते हैं सरल समाज, है ना। सबसे पहले ये सिंपल सोसाइटी की बात करता है। फिर जिसके बाद में कंपाउंड सोसाइटी, ठीक है, यानी मिश्रित समाज। और तीसरे नंबर पर मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर है ना, वो डबल कंपाउंड सोसाइटी। तीसरे नंबर पर डबल कंपाउंड सोसाइटी और चौथे नंबर पर ट्रिपल ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, जिसके बाद में एक स्पेंसर का दूसरा वर्गीकरण और है, जिसे हम मिलिटेंट सोसाइटी के नाम से जानते हैं। और मिलिटेंट सोसाइटी को बोलते हैं सैनिक समाज। सैनिक समाज को हम युयुत्सु समाज के नाम से भी बोलते हैं, और कई जगह इसे आतंकवादी समाज भी बोला गया है ना। तो पहला वर्गीकरण इनका सैनिक समाज है और दूसरा वर्गीकरण है ना, वो इनका औद्योगिक समाज है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कौन करता है? मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर करता है। हर्बर्ट स्पेंसर का एक उद्विकासीय सिद्धांत भी है, जिसे हम सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जानते हैं, जिसे हम सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। डार्विन की एक किताब है और उस किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ना, वो 1859 में लिखी गई थी। ठीक है, डार्विन यूं कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार ही परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, परिस्थितियां उसको करवाती है।
जैसे वो मानव के क्रमिक विकास की बात करता है डार्विन, कि पहले का जो मनुष्य हुआ करता था, स्पेंसर पढ़ेंगे तब और डिटेल्स में बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो, कि पहले का जो मनुष्य था वो कच्चा मांस खाता था, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता, बड़े बड़े नाखून होते, वो उनके हथियारों का काम होते थे, घसीटते हुए चलता था, उसके सर पे बहुत ज्यादा, सर और शरीर पे बहुत ज्यादा बाल थे, रेंगते हुए चलता था। फिर उसने पैरों हाथों का प्रयोग करना स्टार्ट किया, लिपि का उसको ज्ञान हो गया, लिखना और बोलने लग गया, ठीक है ना। और आज का मनुष्य सिविलाइज्ड हुआ, मतलब एक तरीके से ये एवोल्यूशन हुआ है, एक तरीके से उद्विकास हुआ है, मतलब जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है ना, दैट इज एवोल्यूशन। जैसे हम किसी पौधे या पेड़ की चर्चा करते हैं, पहले धरती पर क्या करेंगे, बीज बोएंगे, बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, छोटी छोटी टहनियां आएंगी, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, फिर जिसके बाद में पत्तियां आएंगी, फूल आएंगे, फल आएंगे, फिर वो हम खा लेंगे। मतलब एक सिस्टम से हुआ ना, ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने पेड़ बोया डायरेक्ट फल आ गए। बुद्ध विकास है ना, एक क्रमिक विकास की बात करता है। उसी तरीके से समाज का क्रमिक विकास होता है। स्पेंसर कहता है, वो कहता है कि सबसे पहले सिंपल सोसाइटी, बहुत साधारण समाज होता है, फिर वो मिश्रित हो जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती है, कंपाउंड बन जाता है, फिर और मिश्रित होता है, डबल कंपाउंड, फिर ट्रिपल कंपाउंड, ठीक है। तो सामाजिक उद्विकास की भी बात कौन करता है, डार्विनवाद की बात कौन करता है, मिस्टर स्पेंसर करता है। कई जगह इसको मिस्टर डार्विन का बुलडॉग बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने डार्विन को फॉलो किया था। जैसे इन्होंने सर्वाइवल द फिटेस्ट की ये बात करते हैं, मिस्टर स्पेंसर है ना, सर्वाइवल द फिटेस्ट की बात करता है, जिसे हिंदी में योगतम की उत्तरजीविता के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम योगतम की उत्तरजीविता के नाम से जानते हैं। अब स्पेंसर साहब यूं कहता है कि जो व्यक्ति योग होगा ना वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने डार्विन से ग्रहण किया था, बल्कि सत्यता यह है कि डार्विन से बहुत पहले ये सर्वाइवल द फिटेस्ट दे चुके थे। तो बुलडॉग वाला जो इनके ऊपर टिप्पणी की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं शंका है, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रभावित जरूर थे मिस्टर डार्विन से, ठीक है। तो समाज की तुलना मानव शरीर से की है हर्बर्ट स्पेंसर ने। सामूहिक प्रतिनिधानों की भी बात कौन करता है, मिस्टर दुर्खिम करता है। ये तीन चीजें निकल कर आती हैं। सबसे पहले सामाजिक तथ्य निकल कर आता है, फिर जिसके बाद में सामूहिक प्रतिनिधान निकल कर आता है, ठीक है, और फिर जिसके बाद में सामूहिक चेतना निकल कर आती है ना, सोशल फैक्ट, ठीक है, और जिसके बाद में कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसकी बात कौन करता है, दुर्खिम करता है। सामूहिक तथ्य कुछ भी हो सकते हैं, अनुभव करने विचार करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें कंडीशन यह है कि उनका निरीक्षण परीक्षण अवलोकन होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि किसी विचारधारा को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या वो सामाजिक तथ्य है? वो सामाजिक तथ्य हो सकती है अगर उसका अवलोकन निरीक्षण परीक्षण है तो। जैसे मैं चर्चा करता हूं, मेरे इष्ट देव हनुमान जी की चर्चा करता हूं। अब हनुमान जी को इस दुनिया में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग मानते भी हैं, लेकिन ये सामाजिक तथ्य नहीं है अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। भाई मानने से ही कुछ नहीं होगा। जैसे मैं यूं कहता हूं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है, हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं, क्या उनका निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सामने वाला मेरे से यूं कहे कि मुझे बता हनुमान जी कितने शक्तिशाली है, उनका चमत्कार, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई फोटो है, बता मुझे, मैं नहीं बता सकता। हाँ, वो बात अलग है, अध्यात्म, देखो आस्था अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्यों के पीछे अवलोकन और परीक्षण होना चाहिए। जैसे हम तिरंगे की चर्चा करते हैं, अब हम तिरंगे की चर्चा करते हैं, तिरंगा सामाजिक तथ्य है? बिल्कुल सामाजिक तथ्य है तिरंगा, क्योंकि तिरंगे का अवलोकन परीक्षण किया जा सकता है, तिरंगे का लिखित इतिहास है, तिरंगा हमें दिखाई देता है, छू सकते हैं, देख सकते हैं तिरंगे को, दैट इज सामाजिक तथ्य। लेकिन सामूहिक प्रतिनिधान क्या होता है, जब कोई सिंबल्स, जैसे तिरंगा हमारे पूरे देश का रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है, दैट इज कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। अब कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी कब है, जब लोग तिरंगे के प्रति सम्मान करेंगे तो तिरंगा है, अदरवाइज भाई साहब मैंने देखे हैं बहुत सारे वीडियो, तिरंगा पैरों में पड़ा रहता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो जब बहुत सारे लोग है ना जो उसमें चेतना रखेंगे, उसके प्रति अवेयरनेस रखेंगे, तो वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करेगा, और दैट इज सोशल फैक्ट। यही क्या कहलाता है, सामाजिक तथ्य कहलाता है। तो ध्यान रखना, सामाजिक तथ्य, ये विषय वस्तु का सुझाव दिया था दुर्खिम ने, सामूहिक प्रतिनिधान और सामाजिक चेतना, इनकी बात कौन करता है, मिस्टर
दुर्खिम करता है। ठीक है, और समाज की तुलना शरीर से स्पेंसर से की है। ये कुछ फाउंडिंग फादर है, इनको जरूर याद कर लेना। एक बार एक प्रश्न पूछा था, मुझे एक प्रश्न भेजा था व्हाट्सएप पे कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से सबसे पहले समाजशास्त्र में प्रादुर्भाव किसने किया। ठीक है ना, तो उसमें कुछ एक विचारक थे, तो जिसका सबसे पहले जन्म हुआ था उसी ने तो किया होगा ना प्रादुर्भाव। जैसे हम काम्टे की चर्चा करते हैं, काम्टे का जन्म हुआ था फ्रांस में, दुर्खिम का जन्म हुआ था फ्रांस में, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ था इंग्लैंड में डर्बी नामक स्थान पर, कार्ल मार्क्स का भी हुआ था जर्मनी में। ठीक है, और मैक्स वेबर का भी कहा हुआ है जर्मनी में। इनका जो जन्म है ना, वो जन्म को आप मोटे मोटे तौर पर याद कर लेना। ये लो साहब, अब ये क्लास हो गई अपनी लगभग 37 मिनट की। मजा आया ना, मजा आया। इस तरीके से पढ़ा करो। थोड़ी बहुत चीजों में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, ये होती है पढ़ने की एक असली शैली, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जिसके बाद में अब हम पढ़ते हैं भारत। आपको पता चल गया, एक बार आंख बंद करो सब के सब, अपने गुरुजी का ध्यान करो। ठीक है, दिमाग को कंसंट्रेट करके सुनो मेरी बात को, पूरी तरीके से दिमाग को शून्य कर लिया करो, जैसे मेडिटेशन होता है ना। अब ये बहुत सारी कुछ अंदरूनी बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मेरे गुरुजी ने मुझे दी है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि अपने दिमाग को उस अवस्था तक ले जाओ जब इधर उधर का सुनाई देना बंद हो जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए। मेडिटेशन की जो उच्चतर अवस्था है ना, वो वही होती है कि सामने से या पीछे से ट्रेन निकल जाए ना, तो ट्रेन की आवाज सुनाई ना दे। तो सुनो एक बार आंख बंद करके। टाइम होता है 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और समाज या जगह होती है यूनानी रोमन साम्राज्य। कुछ एक व्यक्ति होते हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और पाइथागोरस। इनके विचारों का बहुत ज्यादा दबदबा था, मतलब आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। उस समय हमारे देश में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का बहुत ज्यादा दबदबा था, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, 1000 वर्ष बाद में यानी 5वीं-6ठी शताब्दी में इनके विचारों को भुला दिया जाता है। यूनानी रोमन साम्राज्य वापस आडंबर और पाखंडों से घिर जाता है। फिर इसके लिए चिंता प्रकट होती है और बहुत सारे दार्शनिक विचार वापस यूनानी रोमन साम्राज्य को जगाने का प्रयास करते हैं। और वो समय होता है 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी, जिसे हम पुनर्जन्म के नाम से जानते हैं, या हम उसे पुनर्जागरण भी बोलते हैं, 1350 से 1550। लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि वो प्रयास केवल विचारों तक थे, धरातल पर उनका प्रभाव कम दिखाई देता है। फिर फाइनली एक समय आता है जिसे हम 17वीं और 18वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं, जगह होती है यूरोप। इसे हम प्रबोधन काल के नाम से जानते हैं। ये विज्ञान का युग था, ये तर्क का युग था। ध्यान रखना, ये आविष्कारों का युग था, ये चेतना का युग था जो धरातल पर लड़ा गया था। सबसे पहले प्रबोधन काल पश्चिमी यूरोप से प्रारंभ होता है, फ्रांस से प्रारंभ होता है, पेरिस से प्रारंभ होता है, पेरिस में भी सैलूनों से प्रारंभ होता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन समाजशास्त्र के लिए स्पेशली हम इन तीनों को ही पढ़ते हैं। फाइनली बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, कल तक कोई व्यक्ति स्कूटर पर जाता था, वो कार से चलने लग गया। लोगों के बोलने का ढंग बदल गया, विचारों का ढंग बदल गया, खाने का ढंग बदल गया। इन सारे परिवर्तनों को एक व्यक्ति देख रहा था, सेंट साइमन। सेंट साइमन ने कहा कि मैं एक विषय का निर्माण करूंगा जो इन सारे परिवर्तनों का सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करेगा, लेकिन वो इस पर काम नहीं कर पाया। सेंट साइमन जिस विषय का नाम रखना चाहता था उसका नाम था सोशल बायोलॉजी। फाइनली उसने अपना आइडिया आगस्ट काम्टे को बताया। आगस्ट काम्टे ने सोशल फिजिक्स के साथ काम प्रारंभ कर दिया, लेकिन पता चला कि सोशल फिजिक्स नामक टाइटल को ऑलरेडी क्वेटलेट नामक व्यक्ति काम में ले रहा है, तो उसने 1838 में सोशियोलॉजी का नामकरण कर दिया। इस तरीके से समाजशास्त्र है ना, वो अस्तित्व में आया। सबसे पहले समाजशास्त्र अमेरिका के येल विश्वविद्यालय, सबसे पहला अध्यापक विलियम ग्राम समनर, सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय, सबसे पहली पत्रिका अमेरिका जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, सबसे पहला जो परिषद अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद। ठीक है, अब हम भारत में चर्चा कर लेते हैं। भारत में समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं तो भाई साहब, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है 1914। ठीक है, 1914। और ये जो 1914 से 1947 तक का समय है ना, जिसे हम औपचारिक प्रतिस्थापन युग के नाम से जानते हैं। मतलब इस समय अवधि के दौरान समाजशास्त्र ने भारत में अपने पैर जमाए थे। अगर हम शताब्दी की चर्चा करते हैं तो वो शताब्दी होती है 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र हमारे भारत में शुरू हुआ था।
जगह होती है बंबई विश्वविद्यालय और सन होता है 1914। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय में 1914 में अर्थशास्त्र के साथ ग्रेजुएशन स्तर पर यानी स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन प्रारंभ हो जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले समाजशास्त्र की शुरुआत बंबई विश्वविद्यालय में 1914 में, ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर पर। फाइनली भाई जिन स्टूडेंटों ने बीए कर ली वो एमए तो करेंगे। मांग उठने लगी, जैसे इन लोगों ने क्या किया कि 1914 में पहला बैच स्टार्ट कर दिया। अब इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि एक साल तो हो गया 1914 से 1915, ठीक है। फिर दूसरा साल हो गया 1915 से 1916, फिर एक हो गया 1916 से 1917, यही है ना। अब ये मांग उठने लगी कि हमारा बीए तो हो गया, ग्रेजुएशन तो हो गया, लेकिन हम पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में करेंगे। ये वाइस चांसलर कुलपति के पास जाए गए कि आप सोशियोलॉजी का विभाग बना दो साहब, हम तो सोशियोलॉजी से मास्टर डिग्री करेंगे। तो फाइनली 1919 में समाजशास्त्र का विभाग बना दिया जाता है। तो 1914 में स्नातक स्तर पर और फाइनली 1919 में क्या बन गया, समाजशास्त्र का विभाग बन गया। और जो सबसे पहले एचओडी थे ना वो पैट्रिक गिडिंस था। ये पैट्रिक गिडिंस एक अंग्रेज अधिकारी था, नगर नियोजनकार था, टाउन प्लानर। पैट्रिक गिडिंस है ना वो नगर नियोजनकार था, इसे हम टाउन प्लानर के नाम से जानते हैं। मतलब उस टाइम क्या अंग्रेज यहां पर दुष्ट थे, हड़प रहे थे। 1947 में तो देश आजाद होने वाला था, तो अंग्रेजों ने था कि लूट लो, जितना पेट में भरना है उतना भर लो। तो इनको बुलाया गया था पैट्रिक गिडिंस को, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, चल भाई तू एचओडी बन जा। ठीक है, तो इसलिए 1919 में पैट्रिक गिडिंस को एचओडी बना दिया। ठीक है, अब ऐसा होता है कि एक बार पैट्रिक गिडिंस है ना, उसका एक सेमिनार चल रहा होता है बंबई विश्वविद्यालय में, उसमें घुरिये भी होते हैं, तो ये एक दूसरे के टच में आते हैं। तो जो इंटरेस्ट आया था ना, घुरिये साहब का जो इंटरेस्ट आया था वो ऐसा माना जाता है कि पैट्रिक गिडिंस की देन है। और हुआ भी यूं था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जीएस घुरिये पढ़कर आया था। इतना भारी भरकम विश्वविद्यालय जहां से कोई व्यक्ति पढ़कर आया है, तो मांग उठने लगी ना कि जब हमारे देश का इतना काबिल व्यक्ति है और वो भी ब्राह्मण देवता। भाई देखो ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी बिना किसी विरोध के कि ब्राह्मणों का शुरू से ही दबदबा रहा है। भले कोई भी जाति धर्म के हो आप, चाहे हम वैदिक काल से चर्चा करें। एक दिन मैं विकास देवकीर्ति सर को सुन रहा था, तो उन्होंने एक सीरीज चलाई थी फिलोसफी वाली, है ना। तो वो बता रहे थे कि हालांकि हम यूरोप पढ़ते हैं, मैं भी आपको यूरोप ही बताता हूं। मैं भी आपको यूरोप बताता हूं कि सबसे पहले एपिस्टोमोलॉजी की शुरुआत हुई थी, ज्ञान मीमांसा की, वो यूरोप से हुई थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस टाइम यूरोप में प्लेटो और अरस्तु अपना काम कर रहे थे ना, उस टाइम हमारे देश में महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध आ चुके थे, उससे पहले वेद आ चुके थे, उपनिषद वगैरह, ये सारा इन पर काम चल रहा था। तो एपिस्टोमोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई है? हमारे देश से हुई है ना। तो जब हमारे देश का इतना काबिल व्यक्ति, वो भी ब्राह्मण देवता जिनका शुरू से दबदबा है, तो 1924 में मिस्टर जीएस घुरिये साहब को एचओडी बना दिया। तो इसमें भी लॉजिक है। देखो प्रश्न दो तरीके से बनकर आता है। एक तो आता है भारत में समाजशास्त्र का जनक, एक तो आता है भारत में समाजशास्त्र का जनक, और एक प्रश्न आता है भारतीय समाजशास्त्र का जनक। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र का जनक तो पैट्रिक गिडिंस है और भारतीय समाजशास्त्र का जनक जीएस घुरिये है। इन इंडिया पैट्रिक गिडिंस और इंडियन जीएस घुरिये, इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, तो 1924 में जीएस घुरिये को एचओडी बना दिया। फिर जिसके बाद में ये विजेंद्र नाथ सील है ना, ये जीएस घुरिये साहब के स्टूडेंट थे, 1917 में सोशियोलॉजी को कलकत्ता ले गए। ठीक है, फिर जिसके बाद में राधा कमल मुखर्जी, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज या मूल्यों का समाजशास्त्र। ठीक है, तो 1921 में जो सोशियोलॉजी है ये कहां चला गया? लखनऊ विश्वविद्यालय में चला गया। एक प्रश्न था, राजस्थान स्कूल व्याख्याता की परीक्षा थी, जिसमें था कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की शुरुआत उत्तरी भारत में किस विश्वविद्यालय में हुई है? तो उसमें एक ऑप्शन था लखनऊ, तो लखनऊ सही है। ठीक है ना, और लखनऊ विश्वविद्यालय वालों को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। एक तो आर के मुखर्जी और एक डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी को बोलते हैं धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, मार्क्सवादी विचारक थे। इन दोनों में भी दिन रात का अंतर है। आपके
जो राधा कमल मुखर्जी है ये इंडोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं। जीएस घुरिये साहब है ना, ये भी इंडोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं। मैडम इरावती कर्वे है, वो भी इंडोलॉजी से ताल्लुकात रखती है। इंडोलॉजी जिसे हम भारत विद्या के नाम से जानते हैं, जो भारतीय परंपराओं का अध्ययन करेगा, भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेगा, भारतीय मूल्यों का अध्ययन करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, डेट इज इंडोलॉजी। लेकिन डीपी मुखर्जी है ना, ये मार्क्सवादी थे, और डीपी मुखर्जी साहब ने परंपराओं के द्वंद्व को लेकर अध्ययन किया है। ठीक है, परंपराओं के द्वंद्व। भाई मार्क्सवाद जहां आ गया ना, आप तो सिंपल समझ लो, शब्दों में मत पढ़ो, उलझो मत, जहां जो लड़ाई की बात करता है, देसाई साहब की चर्चा करते हैं। भाई देसाई साहब भी तो मार्क्सवादी विचारधारा से आते हैं। जहां जो द्वंद्व टकराव की बात करेगा, दैट इज मार्क्सवादी। ठीक है, तो 1921 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय चला गया, 1923 में आंध्रा और मैसूर चला गया, 1939 को मैडम इरावती कर्वे, जो जीएस घुरिये साहब की स्टूडेंट थी, और ये म्यांमार की रहने वाली थी, ये इंडियन नहीं थी, है ना। इरावती कर्वे है ना, जो म्यांमार, इसे शायद वर्मा बोलते हैं ना, ये वर्मा के पहले इसका नाम शायद वर्मा था। रंगून, एक गाना है ना, मेरा पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो मैडम है ना, बहुत प्यारा गाना है, सुनना, बहुत अच्छा फील करोगे। तो मैडम इरावती कर्वे भारत की नहीं थी, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि यहाँ थी, है ना। हालांकि वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में अपने माता पिता के साथ आ गई थी, यहीं रहकर उन्होंने अध्ययन किया था। तो 1939 में मैडम इरावती कर्वे सोशियोलॉजी को पूना विश्वविद्यालय में ले गई। अब कई जगह 1930 लिख रखा है, एक बहुत अच्छी किताब, बहुत प्रमाणिक किताब पढ़ रहा था जिसमें 1930 लिख रखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पूना विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग खोलोगे तो साफ लिख रखा है 1939। पहले इसको हम डेक्कन कॉलेज के नाम से जानते थे, पूना विश्वविद्यालय है ना, इसको डेक्कन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो 1939 में पूना विश्वविद्यालय, और 1947 के बाद में भारत के अन्य स्थानों पर भी समाजशास्त्र प्रारंभ हो गए। एक बार मैं बता देता हूं ब्रीफ में। भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत 20वीं शताब्दी में, औपचारिक प्रतिस्थापन युग 1914 से 1947। समाजशास्त्र के जनक भारत में पैट्रिक गिडिंस, और भारतीय समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरिये। स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का प्रारंभ 1914, बंबई विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र, औपचारिक प्रतिस्थापन युग 1914 से 47। समाजशास्त्र का विभाग 1919, पहला एचओडी पैट्रिक गिडिंस, पहला भारतीय एचओडी जीएस घुरिये 1924। कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरुआत प्रोफेसर विजेंद्र नाथ सील 1917, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 आर के मुखर्जी, मैसूर और आंध्रा 1923, पूना विश्वविद्यालय 1939, और 1947 के बाद भारत के और दूसरे स्थानों पर समाजशास्त्र है वो जो प्रारंभ हो जाता है। ये लो साहब, तो इस तरीके से जो समाजशास्त्र है ना, वो समाजशास्त्र की जो जड़ है वो 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ी हुई है भाई साहब। इस तरीके से समाजशास्त्र यूरोप में पनपा, यूरोप के बाद में अमेरिका चला गया, अमेरिका के बाद में फिर वापस यूरोप में आ गया, उसके जस्ट पूर्व में हम हैं। जैसे ये दो विचारधारा चलती है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक तो पूर्वी विचारधारा, एक तो पूर्वी विचारधारा, और दूसरी पश्चिमी विचारधारा। तो ये जो पूर्वी विचारधारा से हम ताल्लुकात रखते हैं, कभी एडवर्ड सैड पढ़ने का आपको मौका मिले तो आप उसको पढ़ना। एडवर्ड सैड है ना, जो ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं, प्राच्यवाद की। तो ओरिएंटलिज्म है ना, वो सत्य एक तरीके से पश्चिम विचारधारा होती, पश्चिम के लोग खुद को केंद्र में रखते थे। ये एडवर्ड सईद साहब है ना, ये फिलिस्तीन के रहने वाले थे, ये भी पूर्वी देश से ताल्लुकात रखते हैं, तो वो आपत्ति उठाते थे। मतलब ये पश्चिम के लोग यूं कहते थे कि ज्ञानी हम हैं, सबसे पहले ज्ञान हमारे यहां पश्चिम में आया है, शुरुआत हमसे करो, हम सिविलाइज्ड हैं, तुम अनसिविलाइज्ड हो। मतलब समझो मेरे भाव को, कहने का मतलब कि वो खुद को बुद्धिमान समझते थे। हम मूल हैं, ओरिजिनल हम हैं, लोकल तुम हो। तो इस पर आपत्ति उठाई थी कि आखिर में ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, खुद को सभ्य मानते हैं, हमको गंवार मानते हैं। अब उसका कारण बहुत सारे रहे होंगे, चाहे वो रहा होगा कि हमारे यहां से कॉपी कर लिया,
जैसे हम गुरुत्वाकर्षण की चर्चा करते हैं ना, लगभग 17वीं शताब्दी में न्यूटन साहब ने दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि उनसे लगभग 500-600 साल पहले एक व्यक्ति थे, शायद भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य जी ने संस्कृत श्लोक में वो बातें लिखी गई थी जो न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में दी थी। न्यूटन ने भी यही कहा है कि पृथ्वी में ग्रेविटी पावर होती है जिस वजह से वो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। भास्कराचार्य जी ने भी यही लिखा है। तो ये लोग क्या कॉपी करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। और हाँ, मैं विकास दिव्यकीर्ति सर का समर्थन करता हूँ कि ये एपिस्टोमोलॉजी की बात करते हैं कि पश्चिम से एपिस्टोमोलॉजी आया। भाई वेद और उपनिषद और पुराण वगैरह हमारे देश में बहुत पहले आ गए थे, ठीक है ना। तो इसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति उठाई है। हाँ, लेकिन हम सोशलॉजी के हैं, हम सोशलॉजी से हैं, तो हमें यूरोप को हाथ जोड़ना ही पड़ेगा अगर सोशलॉजी के रेफरेंस में हम बात करते हैं तो। क्योंकि हमारा ये इतना महान सब्जेक्ट है ना, ये यूरोप ने दिया है। इतने महान सब्जेक्ट में पानी और इसको सींचने का काम अमेरिका ने ही किया है, ठीक है। हमें अगस्ट कामटे का वही ऋणी रहना पड़ेगा। बाकी अच्छे से मेहनत करो, मेरी शुभकामनाएं हैं। पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ो, मां शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेगी। थैंक यू।